वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन। और आज हम 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कैलकुलस मैथमेटिक्स। इससे पहले हम एक और पार्ट लगा चुके हैं कैलकुलस का, दैट इज़ डेरिवेटिव और डिफ्रेंशिएशन। बट इंटीग्रल्स की ज़रूरत क्यों आई और इसकी ज़रूरत होने की वजह से इसको कैसे निकाला गया, ये सारी बात हम डिटेल में करेंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे मेरे साथ, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हों, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंटीग्रल्स का और डेरिवेटिव्स का। लेकिन बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं या जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इसको लेकर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे अगर आप नॉन मैथ्स वाले भी हैं तब आपको फिजिक्स के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है, और जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो वाह वाह वाह, क्या कहने की बात है। आज आपके लिए इंटीग्रल यूँ चुटकियों में निकलेगा आपके लिए। आज इसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दूंगा मैं इंटीग्रल की कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव क्या होता है, तभी बोले सर ये नहीं आता है डेरिवेटिव। कोई बात नहीं, डेरिवेटिव नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद ही मैं इंटीग्रेशन पर आऊँगा। क्लियर। तो पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो देखिए, अगर अब डेरिवेटिव की क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब डेरिवेटिव क्यों आया लाइफ में। देखो, डेरिवेटिव अगर नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, मतलब आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बता ही नहीं पाते। डेरिवेटिव के सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई बाइक आपके सामने से निकल कर जा रही है और आपसे एट इंस्टेंट उसकी कोई स्पीड पूछ ले तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पीडोमीटर नहीं है। स्पीडोमीटर गाड़ी चलाने वाला बता सकता है कि अभी मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ या 60 की स्पीड से चल रहा हूँ, बट आप कैसे बताएंगे। आपके पास उसकी पोजीशन का फंक्शन पता होना चाहिए। उसकी पोजीशन का फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 है, तब आप उसकी वेलोसिटी किस तरह से बताएंगे। तब आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे इससे रिलेटेड कि आप इसका डेरिवेटिव बताते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव वही मैं बताने जा रहा हूँ कि डेरिवेटिव क्यों आया लाइफ में और किस तरह से इसका आपने यूज़ किया। क्लियर। तो एक काम करते हैं, मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है f(x). क्लियर। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से मान लीजिए। क्लियर। अभी x पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मान लो f(x). आफ्टर सम टाइम या सम इंटरवल h ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस एच। तब फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस एच। तब इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x कॉमा एफ एक्स, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। तब उस केस में इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। क्लियर। तब इस सीकेंट का जो स्लोप होगा वो किस तरह डिफाइन होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट। स्लोप ऑफ सीकेंट किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1 x प्लस एच माइनस x। x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए, किसी बाइक का इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का आप चेंज बता सकते हो, मतलब स्पीड या वेलोसिटी बता सकते हो, लेकिन एट एनी इंस्टेंट बताने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ हुआ। और यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला किस तरह से बनने वाला है ये 11th क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, जब ये लाइन सीकेंट होती है तब एक पॉइंट पर कट नहीं करती है। ये कितने पॉइंट पर कट करती है, 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर ये पोजीशन बता रहा है, तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल सकते हैं इसका, इनिशियल से फाइनल तक का एवरेज कि कितनी एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर आपको एट इंस्टेंट चाहिए तब उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ से ये सीकेंट को टेंजेंट बनाएंगे। ये सीकेंट को क्या बनाएंगे, टेंजेंट। तो जब आप टेंजेंट बनाएंगे तब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो गैप है, ये जो गैप है h, ये धीरे 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 क्या होने लगेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। लगभग ये वैल्यू टेंड्स टू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे s टेंड्स टू 0, तो ये जो फॉर्मूला है x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये कहलाता है स्लोप ऑफ
टेंजेंट और इसको ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। अब होता क्या है बच्चे, ये फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं बट प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए आपकी लाइफ में कितने फंक्शन पॉसिबल हैं, 100 में नहीं, लाखों करोड़ों फंक्शन हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंपल से फंक्शन की बात करूं कि आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n है और इसका आप रेट ऑफ चेंज बताना चाह रहे हैं एट एनी इंस्टेंट पर, तब आप किस तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 x प्लस एच रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n अपॉन h। तब उस केस में इसका जो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होगा वो f डैश x से होगा। अब मैं यहाँ पर लिमिट वगैरह नहीं लगा रहा क्योंकि 11वीं क्लास में आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव होता क्या एग्जैक्टली। तब इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। तो इस तरह से फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इतने सारे फंक्शन के फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद करते हैं। जैसे अगर आप डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालते हैं तब आप उसको कैसे निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच, ये फॉर्मूला है ना, और माइनस साइन एक्स अपॉन एच, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच और एक्स के प्लेस पर एक्स अपॉन एच। जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तब यहां से फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। लाभ लाभ लाभ, इस तरह से आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज के क्या बताए थे, डेरिवेटिव। तो इन जनरल डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। अगर आप यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वली तो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल लीजिए कहीं पर भी, तब स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये y हो गया और ये कौन हो गया, x हो गया। तो ये x नीचे हो गया, y ऊपर हो गया, तो ये इसका चेंज आ गया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और मैथमेटिकली स्लोप बताता है किसी एक वेरिएबल का चेंज विद रेस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल अगर चेंज होगा तो दूसरे में कितना चेंज आएगा। और यही अगर मैं वेलोसिटी को लेकर एग्जांपल दे दूं तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड, या उसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये तो कहानी होगी किसकी, डेरिवेटिव की, इन शॉर्ट। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फार्मूलाज याद कराए जाते हैं। चलो मैं एक सिंपल सा एक डेरिवेटिव और पूछता हूँ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इसका डेरिवेटिव बताइए आप, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एन प्लस 1 नीचे आएगा और ये हो गया एक्स की पावर एन, एक कम हो जाएगा ना, प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नीचे एन प्लस 1, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स रेज टू एन। ये डेरिवेटिव को आप याद रखिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ से डेरिवेटिव की कहानी जो है मैंने आपको समझाती, मुश्किल से 5 मिनट्स लगे होंगे और आपको पूरा रिकॉल हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल की। देखिए इंटीग्रल को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना तो आपको थॉरोली नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ की कि डेरिवेटिव क्या होता है। जब डेरिवेटिव ही नहीं मालूम होगा तो आपको इंटीग्रल कहाँ से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखें इंटीग्रल क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 किसके बराबर आया था, ये एन प्लस 1 एक्स रेज टू एन अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स रेज टू एन। ये आप नोट करके रखिए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब बात आती है इंटीग्रल की। तो देखिए इंटीग्रल को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। किसी पार्टिकल की पोजीशन का मैं फंक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे पार्टिकल ले लिए, पहले का पोजीशन मैंने ये ले लिया, दूसरे वाले का पोजीशन फॉर एग्जांपल ये है, लाभ लाभ लाभ, इस तरह से मैंने 3 to 4 पार्टिकल्स ले लिए जिनकी पोजीशन ये है। क्लियर? अब इसके करस्पॉन्डिंग आप इनकी
वेलोसिटी बता सकते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2t। डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n-1। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी 2t होगी। इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, ये भी 2t होगी। एंड व्हाट अबाउट दिस वन इज ऑल्सो। अब आएगा असली मजा, देखिए अब यहाँ से आपके इंटीग्रल का पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये नोटिस में एक बात डाल देता हूँ कि जो इंटीग्रल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा, लेकिन अभी मैं एकदम से नहीं बता सकता कि इनडेफिनेट क्या होता है। जब पूरा टॉपिक क्लियर होगा ना यहाँ से, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर? तो देखिए मैंने बोला कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तब उसका एंटी डेरिवेटिव से आप क्या उसका फंक्शन बता सकते हैं। बस यहीं पर ही इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ी थी। क्या ज़रूरत आई थी इंटीग्रल की कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो क्या उस डेरिवेटिव के थ्रू आप उस फंक्शन को बता सकते हैं जिसका वो डेरिवेटिव है। तो बिल्कुल बता सकते हैं, और इसी प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया इंटीग्रेशन। और उस फंक्शन को जो निकाला जिसका वो पहले से ही डेरिवेटिव था, वो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रल। अब इस बात को मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये फंक्शन इसका इंटीग्रल है, सॉरी ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए। अब यहाँ पर जिसके भी मैं इंटीग्रल निकालूंगा तो वो सभी फंक्शन सेम हैं, तो इनके इंटीग्रल के जो एंटी डेरिवेटिव हैं या ये डेरिवेटिव के जो एंटी डेरिवेटिव हैं या इंटीग्रल्स हैं वो सभी सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि अगर मैं इंटीग्रल निकालूं किसका 2t का, बराबर इस केस के हिसाब से, तो इसका इंटीग्रल कितना आना चाहिए t² आना चाहिए। अच्छा इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये साइन होता है। अब ये मतलब क्या, इसके बारे में मैं आऊँगा। ये एक्चुअली सम से लिया गया है, और सम से क्यों लिया गया है, इसको क्यों ऐसे स्ट्रेच किया गया है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इंटीग्रल का साइन बना लेते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा तब समझ में आएगा कि ये एस क्यों लिया गया है यहाँ पर। तो देखिए इसका इंटीग्रल अगर मैं निकालूँ एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल तो क्या आएगा t² + 1। अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा t² + 2। अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूं तो किसके बराबर आना चाहिए t² - 1। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जिसके भी आप इंटीग्रल निकाल रहे हो वो वैल्यू तो सेम है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इंटीग्रल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बट यहाँ तो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अब यहीं पर ही कन्फ्यूज़न हुआ कि ऐसा क्यों। क्लियर? और इसी बात को ही उन्होंने डेफिनेट नहीं बोला, उन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये इनडेफिनेट हो रहा है इंटीग्रल। कैसा हो रहा है, इनडेफिनेट। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका पोजीशन ग्राफ बनाएं, क्लियर, ये किसका है y = t², और इसका बना लीजिए ये y = t² + 1, और इसका बना लीजिए ये है y = t² + 2, और नीचे वाले का बना लीजिए तो y = t² - 1। क्लियर? इन सभी के मैंने क्या बना दिए, पोजीशन ग्राफ बना दिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूँ तो एट एनी टाइम t = a सेकेंड ले लीजिए, t = a सेकेंड। तो देखिए a सेकेंड, t = a सेकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सभी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2a, t के प्लेस पे a रख दीजिए 2a, तो सभी की वेलोसिटी सेम है। तो a टाइम पर वेलोसिटी अगर सेम है तो इस बात का क्या मतलब है यहाँ से, तो देखिए आप a पर एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर ड्रॉ करिए। ये परपेंडिकुलर इन कर्व्स को, पोजीशन के कर्व्स को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ पर टेंजेंट लाइन, कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सभी पैरेलल लाइन होंगे, और पैरेलल लाइंस के जितने भी स्लोप होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो यहाँ पर सभी वेलोसिटीज आपस में क्या होंगी, सेम होंगे। लेकिन सभी के लिए ग्राफ की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। इसी वजह से जब भी आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म फिक्स नहीं होता है। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसका
एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, बराबर, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो टी स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं c, और c कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये फंक्शंस के पैरामीटर्स को डिनोट करता है। पैरामीटर्स का मतलब जैसे ये किसी कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली को मतलब ये सभी कर्व्स जो हैं आपस में पैरेलल होंगे, ये ऊपर नीचे वाई एक्सेस के अलाउंग क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है कि ये पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन फंक्शन ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, कोई डेफिनेट नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं अलग अलग पोजीशन फंक्शन पर, वो सभी जो हैं स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सभी स्लोप आपस में क्या है, इक्वल हैं, पैरेलल हैं, और वेलोसिटी सभी की क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उनके पोजीशन फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तब इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, टी स्क्वायर प्लस सी के बराबर। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे किया इन्होंने, 2 बाहर ले लिया और टी डी टी। तो देखिए ये किसी ना किसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। क्लियर। तो उसके लिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया इन्होंने, क्या कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसका इंटीग्रल होगा x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से यूज़ करिए इसको, तो t की पावर 1 है तो t + 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सी। और जहाँ पर c क्या कहलाएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये फिक्स नहीं है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, अगर इसको डेफिनेट बनाना है तो देखिए आपके पास ये पोजीशन पे फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर प्लस सी। अगर इसको डेफिनेट बनाना है आपको तो क्या करेंगे आप, एक कोई कंडीशन ले लेंगे कि t = 0 टाइम पर या t = 0 टाइम पर इसकी पोजीशन मान लो -1 है। कितना है, -1। तब उस केस में y की जगह -1 = c, तो c की वैल्यू किसके बराबर हो गई, -1 के बराबर, क्योंकि t 0 है ना यहाँ पर। तब यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा टी स्क्वायर -1। तब पार्टिकल का पोजीशन फंक्शन कौन आ जाएगा, y = टी स्क्वायर -1। तब ये डेफिनेट हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन उसकी डेफिनेट आ रही है या एंटी डेरिवेटिव डेफिनेट आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है, टी स्क्वायर -1। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेट इंटीग्रल ये तो होता ही है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से इंटीग्रल लाइफ में आया हमारे, वो है किसी कर्व के अंडर में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और एरिया निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और ये क्या कहलाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर ये कंडीशन दी है तो ये डेफिनेट कहलाएगा। पर डेफिनेट का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, हम कैसे निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। क्लियर। कितना बुलवाते हो भाई। देखिए अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप मेरे इंस्टा आईडी पर जाकर या फेसबुक के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने ये सारे एग्जांपल्स लगाए हैं, आप 1 बाय 1 उन एग्जांपल्स को लिखेंगे और समझेंगे, तभी आपको इंटीग्रल जो है बहुत ईजी लगेगा। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने कहानी बता दी आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल की, कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी हम इंटीग्रल निकालते हैं तो इंटीग्रल निकालने के बाद उसमें c क्यों ऐड कर देते हैं। वो इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पोजीशन फंक्शन है वो कौन सा वाला है ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन उनकी शेप कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे पैराबोलिक है तो सभी पैराबोलिक रहेंगे, बट वो सभी एक दूसरे से किसी ना किसी नंबर से शिफ्ट होते रहेंगे, या इनको हम पैरेलल कर्व भी बोलते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल वो होते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक यूनिक फंक्शन होता है। एक क्या होता है, यूनिक फंक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कितने अलग अलग फंक्शंस थे, ठीक है, उन सभी का डेरिवेटिव एक यूनिक फंक्शन आया था। कैसे, जो स्पीड को या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब मैं एंटी डेरिवेटिव निकाल रहा था तो फंक्शन अलग अलग आ रहे थे। तो इसी वजह से इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं, फैमिली ऑफ
कर्व्स होते हैं। मतलब ये सेम टाइप के फंक्शन तो होंगे लेकिन से एक फंक्शन नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शन को क्या करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा और ये अपने कुछ कुछ पैरामीटर्स से डिफरेंट होंगे ये, दैट इज कॉल्ड सी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इनडेफिनिट इंटीग्रल एक यूनिक फंक्शन नहीं होता है, वो फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इसका एक पार्ट और है दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। 8th चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको समझा देता हूं कि डेफिनिट इंटीग्रल होते क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई कर्व है f(x) और मान लो ये वेलोसिटी का कर्व है और ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर इंटरवल में, मतलब t = 1 सेकेंड से t = 5 सेकेंड के बीच में बराबर इस पार्टिकल के चली गई थ्रू डिस्टेंस बता सकते हैं, और वो डिस्टेंस इस कर्व के अंडर एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इस केस में आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से जब आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, क्लियर, तो कुछ इस तरह से बनाई देंगे, ये इस तरह से दिखेंगे ये। क्लियर? तो जितने आप छोटे छोटे रेक्टेंगल लेंगे उतना ही एरिया क्या आएगा, एक्यूरेसी लेवल आएगा। क्लियर? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी आप जो ब्रेथ है वो मान लो t के अकॉर्डिंग dt, और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। क्लियर? तो एरिया किसके बराबर हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, v dt। अब इस तरह से आप कितने रेक्टेंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं, इनफाइनाइट। जितना आप छोटे छोटे बनाएंगे लेकिन सेम विड्थ के होना चाहिए, जितने आप छोटे छोटे सेम विड्थ के रेक्टेंगल बनाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एरिया को क्या करेगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े बनाएंगे तो यहाँ से एरिया बाहर निकल रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, यहाँ कम एरिया आ रहा है। क्लियर? यहाँ पर भी देखो, ये रेक्टेंगल जो है कुछ एरिया बाहर निकलेगा, कुछ एरिया अंदर की तरफ छूट जाएगा। तो जितने आप पॉसिबल हो सके छोटे से छोटा आप रेक्टेंगल बनाइए और बहुत सारे रेक्टेंगल में आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और वो रेक्टेंगल को हम इनफाइनाइट से शो करते हैं। क्लियर? कि बहुत सारे इनफाइनाइट बन सकते हैं। तब उस केस में एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। क्लियर? तो इस तरह से इन सभी रेक्टेंगल्स का सम, अब देखिए सम में जो s आता है उसको हम एज ए इंटीग्रल की तरह क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका हम सम निकालेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर जो v का फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल 2t + 3 किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, t के रेस्पेक्ट में। क्लियर? और कहाँ से कहाँ चेंज होगा, 1 to 5। इसका इंटीग्रल निकालने के बाद आप लिमिट रखेंगे अपर टू लोअर। तो देखिए, इसका इंटीग्रल कितना होगा, 2t² + 2, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर 1 + 1, ठीक है, +3 dt का इंटीग्रल कितना हो गया, t। अपर लिमिट कितनी होगी, सॉरी लोअर टू अपर, ये तो है ना, 2 से 2 कैंसिल, किसके बराबर हो गया, t² + 3t 1 to 5। अपर लिमिट लगाइए 5² + 3 × 5, लोअर लिमिट लगाइए 1² + 3 × 1, कितना हो गया, 5 5 सा 25, 3 5 सा 15, तो ये कितना हो गया, 15 और 25 40, और -4 तो किसके बराबर हो गया, 36 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई। क्लियर? इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। किसी कर्व के अंडर में जो एरिया होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो डिपेंड करेगा कि x और y आपने क्या ले रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइम ले लूँ या वेलोसिटी ले लूँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितने मीटर चल चुका होगा, ये 36 मीटर। बट इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझाया है। आगे चल के चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल में बहुत सारे एरियाज आपको फाइंड करना होंगे। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव उसके ही निकलेंगे जिसका पहले से कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा। अब पहले से ही आपने बहुत सारे डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं, बताइए किस किस के डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं। पहला हम यही ले लेते हैं कि डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है x की पावर n। तो और आपने डेरिवेटिव क्या पढ़ रखा है डी एक्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो अगर आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे x की पावर n का तो किसके बराबर आएगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब आप जनरल वे में नहीं लिख सकते, अब आप पर्टिकुलर फार्मूला बनाइए और फार्मूले को यूज़ करिए। लेकिन जो आपको नॉलेज चाहिए थी कि इंटीग्रल क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर 1 dx, 1 का इंटीग्रल या dx का इंटीग्रल किसके बराबर होगा x के बराबर, और साथ में क्या आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x कितना होता है e की पावर x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना होगा e की पावर x प्लस सी। और भी फॉर्मूला पढ़े आपने, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए log x होना चाहिए प्लस सी, अगर बेस e है। क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ log x अगर बेस a है तो क्या होता है 1 अपॉन x log a बेस e। क्लियर। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अच्छा इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा आता है तो आप e के बेस में इसे क्या कर लें चेंज कर लें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। a की पावर x का डेरिवेटिव बताओ, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू x log e बेस है, तब आप इंटीग्रल ऑफ a की पावर x बता सकते हैं, इसको नीचे ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये a रेज टू x अपॉन log e बेस है और प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव cos का कौन होना चाहिए साइन x होना चाहिए प्लस सी। तो अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज स्टैंडर्ड मालूम हैं तो ये तो आपको पता होंगे, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, उनको लिखवा दिया जाता है कि भाई आप लिखिए कि डेरिवेटिव किस किस के होते हैं, इसके रिवर्स क्या होता है, उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। लेकिन इससे पहले जितना भी मैंने आपको समझाया दैट इज़ वेरी 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 प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको आप दिमाग में रखेंगे तभी इंटीग्रल अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। चलिए और बताइए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन जब आप इंटीग्रल निकालेंगे तो माइनस का यूज़ नहीं करेंगे, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रल किसका हो गया डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नोट करते जाइए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं और मैं लिखवा रहा हूँ, ये भी लिख लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, और बताइए डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। और बताइए डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स होगा प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। ये सभी हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं और लिखवा देता हूँ, यह हटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें फटाफट। अब जितने भी आप एंटी डेरिवेटिव याद कर रहे हैं ये तभी याद हो सकते हैं जब आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद होंगे, क्योंकि डेरिवेटिव फार्मूलाज याद होंगे तभी एंटी डेरिवेटिव माइंड में आपके आ सकते हैं। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे, क्लियर, तो वो इंटीग्रल साइन इनवर्स में भी हो सकता है और कॉस में लिखेंगे तो माइनस में होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इंटीग्रल क्या होगा इसका? टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स देखेंगे तो किसके बराबर होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? अगर आप प्लस में लिखेंगे तो टेन हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। या ये ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ये फॉर्मूला बस लिख रखे हैं, उसको पहले जा रहे हो आप कि इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये, लेकिन क्या करा जाए, एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, उसके थ्रू तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए और डेरिवेटिव बताइए। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स किसका रहा होता है? 1/√x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसका ही आप इंटीग्रेशन कॉसेक में लिखना चाह रहे हैं तो माइनस में लिख दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने सारे फॉर्मूलाज जो हैं आप एंटी डेरिवेटिव के निकाल सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रल्स एंड द प्रोसेस इंटीग्रेशन। ये सारे फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज के थ्रू आप एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और इन्हीं फार्मूलाज को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कि सर आपने इंटीग्रेशन में और क्या क्या एडवांस हो सकता है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। क्लियर? लेकिन सभी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, वहाँ पर बहुत यूज़ होता है इंटीग्रेशन का, है ना। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होंगे, तभी माइंड आपका और डेवलप हो चुका होगा, तभी आप उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है। बट आपके लिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये सभी के लिए है, इवन ऑल टीचर्स के लिए भी है, कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रल करते हैं या वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो पोजीशन फंक्शन आता है। क्लियर? अब बताइए, अगर मैं पोजीशन फंक्शन का इंटीग्रल कर दूं, इंटीग्रल निकाल लूं, तो वो इंटीग्रल किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? बने रहिए एपीटी अड्डा के साथ, और इस क्वेश्चन का जवाब मैं अगले वीडियो में आपके थ्रू सुनना चाहता हूं। और जब तक आप कमेंट करके बिल्कुल कह नहीं देंगे कि सर आप ही बता दीजिए क्या होता है, तभी मैं आपको आंसर बताऊंगा। अदरवाइज आई होप सो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे। बाय बाय।